अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अयाज़। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। जीएचएमसी के छोटे से इलेक्शंस के लिए अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और बड़े बड़े लीडर्स हमारे शहर को आए हैं। इनके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपनी जहरीली तकरीरों से यहाँ की आवाम को डरा नहीं सकते और यहाँ की आवाम डरने वाली भी नहीं है। ये शहर हैदराबाद है, कोई यूपी नहीं। ये कभी डेवलपमेंट की बात नहीं करते, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाइयों से अपील है कि गंगा जमुनी तहजीब बनाए रखे। ये शहर अमन का है और अमन का ही रहेगा। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे अकरम की ये रिपोर्ट। గౌరవ పెద్దలు శ్రీ అమిత్ షా గారు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. हेलो आज की प्रेस वार्ता में आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं हैदराबाद शहर की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आज जिस प्रकार का स्वागत हैदराबाद के रोड पर मैंने देखा है, शायद ही मैंने तेलंगाना में, हैदराबाद में, अन्य हिस्सों में भी इस प्रकार का स्वागत देखा है। जिस गर्मजोशी के साथ हैदराबाद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का स्वागत किया है और अपना समर्थन इस चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व पर, हमारे प्रदेश नेतृत्व पर और भारतीय जनता पार्टी के लिए जताया है, इसलिए मैं हैदराबाद की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। पूरे रोड पर जहां पर भी गए, 1 इंच भी जगह खाली नहीं दिखाई पड़ती थी और मुझे भरोसा है रोड शो को देखकर कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सीट बढ़ाने के लिए, संगठन बढ़ाने के लिए नहीं लड़ रही है। इस बार चुनाव के बाद हैदराबाद में मेयर भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये हैदराबाद की जनता ने स्पष्ट कर दिया है। मित्रों, हैदराबाद के अंदर विश्व भर के आईटी हब बनने की सभी संभावनाएं पड़ी हुई है, मगर आईटी हब तब बनता है जब इसके अनुरूप इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर बने, और इंफ्रास्ट्रक्चर, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का जिम्मा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है। हालांकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की अनेक प्रकार की ग्रांटें मिलती हैं, मगर इसका इंप्लीमेंटेशन ये शहर के शासन के हाथ में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हाथ में होता है। और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस प्रकार का कॉरपोरेशन यहां टीआरएस और मजलिस के नेतृत्व में चला है, वो हैदराबाद को आईटी हब बनने के लिए, विश्व का आईटी हब बनने के सबसे बड़ा रोड़ा है। अभी ही बारिश में पानी भर गया, लगभग 7 लाख लोगों के घर में परेशान हो गए, पानी भर गया। 6 साल से स्टॉर्म वाटर की एक भी लाइन, इसका सिल्टिंग नहीं हटाया गया, नालों का सिल्टिंग नहीं हटाया गया। पानी नहीं भरेगा तो क्या होगा? मजलिस साथीदार है, मजलिस के इशारों पर अवैध कंस्ट्रक्शन चलते हैं, एपीसमेंट होता है। इसके कारण पानी की निकासी के मार्ग के अंदर अवैध कंस्ट्रक्शन जो हुए हैं, उसने भी पानी भरने में, जमाव होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं हैदराबाद की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक बार आप भारतीय जनता पार्टी को यहां मौका दीजिए। हम सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो पानी की निकास के मार्ग में है, उसको हटाकर कभी भी हैदराबाद के अंदर पानी भरे ऐसी स्थिति नहीं रहने देंगे। मैं आज ये प्रेस वार्ता में ये भी पूछना चाहता हूं कि जब पानी भर गया तब श्रीमान केसीआर कहां थे? उनके निवास के सामने की कॉलोनियों में भी पानी भरा। हम भी मीडिया को ध्यान से देखते हैं, कहीं पर भी मुख्यमंत्री ने ना कोई दौरा किया, ना कॉरपोरेशन की बैठक की, ना विधायकों के साथ घूमते दिखे, ना स्थानीय सांसदों के साथ घूमते दिखे। जब हैदराबाद की जनता इतनी बड़ी मुसीबत में थी, तब मुख्यमंत्री कहां थे? ओवैसी कहां थे?
हैदराबाद की जनता के मन में ये बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब उनको देना पड़ेगा। मित्रों, हम वादा करते हैं कि गुड गवर्नेंस को हम हैदराबाद के अंदर जमीन पर उतारेंगे और हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनाने की दिशा में सभी अनुरूप कदम उठाए जाएंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं, हम जो कहते हैं वो होता है। चाहे 2014 का हमारा घोषणा पत्र हो या 2019 का घोषणा पत्र हो, हमने सारे वादों पर अमल किया है। मैं हैदराबाद की जनता को 5 साल पहले एक घोषणा पत्र टीआरएस ने भी दिया था, जिसको प्रचिन्ह आशीर्वाद मजलिस के भी थे। मैं कुछ सवाल यहां पर छोड़कर जाना चाहता हूं। कल वोटिंग है, मेरी आशा है शाम को केसीआर जी इसके जवाब दें। एक तो आपने 100 दिन की योजना का वादा किया था, इसका हिसाब किताब हैदराबाद की जनता मांगती है। क्या हुआ? 100 दिन छोड़िए साहब, 5 साल पूरे हो गए। उसमें से कुछ भी करा हो तो हैदराबाद की जनता के सामने रखिए। एक सिटीजन चार्टर आप देने वाले थे, उसका क्या हुआ? सिटीजन चार्टर छोड़िए, इसका पहला पृष्ठ भी तैयार नहीं हुआ है अभी। और रोजमर्रा के काम के लिए, गटर की सफाई के लिए, रोड की सफाई के लिए, रोड की स्ट्रीट लाइट के लिए हैदराबाद की जनता धक्के खा रही है। 32,000 से ज्यादा नल कलेक्शन गरीब बस्तियों में देने थे। हमने हिसाब किताब लगाया, हमारे कार्यकर्ताओं ने 20% से ज्यादा आप नहीं दे पाए हो। कब दोगे? वादा तो 5 साल का था। गरीबों के लिए 1 लाख घर बनाने थे, 1100 से ज्यादा नहीं बना पाए, जबकि मोदी जी ने 1,35,000 गरीबों के घर के लिए तेलंगाना को पैसा मुहैया करा है। मगर आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो। आपके फार्म हाउस से बाहर निकलकर सचिवालय में आओगे तभी तो शायद कभी इंप्लीमेंटेशन होगा। भूसी नदी के साथ साथ 42 किलोमीटर का 6 लेन रोड बनाना था। मेरा सभी मीडिया वालों को निवेदन है कि आपकी वैन जरा भूसी नदी के किनारे किनारे घुमाकर वो 6 लेन का रोड हैदराबाद की जनता को एक बार दिखा दीजिए जरा। हैदराबाद की जनता श्रीमान आपसे पूछती है कि वादों का क्या हुआ। 15 डंप यार्ड बनाने थे, एक डंप यार्ड का बोर्ड भी तो दिखा दीजिए। कहां गए वो 15 डंप यार्ड? 4 प्रेक्षागृह रविंद्र भारती की तर्ज पर आप बनाने वाले थे, क्या हुआ? 10,000 करोड़ की एक योजना लेकर आए थे आप, कहां गया 10,000 करोड़? कब खर्च किया? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बजट का योग भी बना ले तो इतना नहीं होता है। एक हुसैन सागर को स्वच्छ तालाब बनाने का, एक स्वच्छ स्पॉट बनाने का, टूरिस्ट स्पॉट बनाने का वादा किया था। मैं अभी अभी हुसैन सागर के पास से आया हूं, आप हर रोज जाते हैं, मैं इसके बारे में कोई और टिप्पणी नहीं करना चाहता। गांधी और उस्मानिया हॉस्पिटल की तर्ज पर 4 नए अस्पताल बनाने थे, हमें तो दिखाई नहीं दिए। मोदी जी ने एम्स में मेडिकल कॉलेज दिया, मजदूरों की जो अस्पताल है इसमें भी मेडिकल कॉलेज दिया और अस्पतालों को कंप्लीट करने का काम मोदी जी ने किया। अरे साहब, वो तो छोड़िए, आपने कुछ नहीं किया। मोदी जी ने एक आयुष्मान भारत योजना लाए हैं जिसमें हैदराबाद के अर्बन गरीब के लिए 5 लाख रुपए की पूरी हेल्थ का खर्चा भारत सरकार उठाने वाली है। आपने पॉलिटिकल रीजन से मोदी जी हैदराबाद में लोकप्रिय हो जाए इसलिए उसका भी इंप्लीमेंटेशन नहीं किया और हैदराबाद के गरीब को आपने 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य योजना से महरूम रखा है। आज हैदराबाद में कोई भी गरीब बीमार पड़ता है तो उसको 5 लाख रुपए की दवाई नहीं मिलती, ऑपरेशन नहीं करा पाता, अपने बूढ़े माँ बाप का, अपने छोटे बच्चे का इलाज नहीं करा पाता। क्या बिगाड़ा है इन लोगों ने? मोदी जी की पॉपुलैरिटी तो वैसे ही केसीआर साहब होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हैदराबाद और तेलंगाना के लिए काफी कुछ किया है। हैदराबाद मेट्रो प्रकल्प 16,000 करोड़ की लागत से जिसको 30 किलोमीटर लंबा बनाया, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने भी किया, प्रधानमंत्री जी ने ही किया। प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों की स्वीकृति की 4 बनाए हैं। बायोडाइवर्सिटी रिसर्च सेंटर हैदराबाद, सेंटर फॉर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सेलेंस हैदराबाद, ऐसे 4 बनाए हैं। 40,000
800 करोड़ की इंफ्रा योजनाओं की घोषणा हम पहले ही कर चुके हैं, जिसमें हैदराबाद बेंगलुरु राजमार्ग, हैदराबाद विजयवाड़ा राजमार्ग, शहरी क्षेत्र के विकास के लिए अमृत मिशन लाया। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में 3.30 करोड़ मूल्य के 2 पार्क विकसित किए गए। जीएचएमसी की लिए क्रेडिट रेटिंग की पूरी करने के लिए हमने इनिशिएटिव लिया। सबसे बड़ी बात हैदराबाद शहर के गरीबों के लिए, अभी अभी कोरोना काल के बाद मोदी जी पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना लेकर आए। ये पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना गरीब रेडी वालों के लिए है, और मुझे कहते हुए आनंद होता है कि सबसे ज्यादा पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना का फायदा अगर किसी एक राज्य को मिला है तो तेलंगाना को मिला है। 3 लाख लोगों को पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के तहत लोन देने का काम किया गया, और सबसे ज्यादा किसी बड़े शहर में दिया गया है तो हैदराबाद को दिया गया है। 30,000 से ज्यादा पीएम स्ट्रीट वेंडर के लोन दिए गए। लगभग और 72 किलोमीटर लंबी रेल परियोजना मेट्रो की लागू हो रही है। इसके अलावे हैदराबाद के लिए पहले पासपोर्ट की बहुत बड़ी दिक्कत थी, अब पूरी व्यवस्था को प्रोफेशनलाइज कर दिया गया है और सारा काम टेक्नोलॉजी बेस कर एक अद्यतन पासपोर्ट ऑफिस यहां पर बनाने का काम किया है। और इसके साथ साथ हैदराबाद के अंदर ये आईटी का बड़ा हब है। देश भर के युवाओं के लिए मोदी जी ने ढेर सारे योजनाएं और ढेर सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए हैं। इसका परिणाम है कि दुनिया भर में आर्थिक संकट है, मगर एफडीआई इनफ्लो सबसे ज्यादा भारत में है। एफआईआई इनफ्लो भी नवंबर में रिकॉर्ड जगह पे पहुंचा है। आईटी सेक्टर का इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, इसका सबसे बड़ा फायदा हैदराबाद को हो रहा है। हमने देखा है कि हैदराबाद में भारत की योजना और प्रधानमंत्री जी के सबसे संपर्क से कई बड़ी बड़ी कंपनियां आकर्षित होकर यहां पर अपना इन्वेस्टमेंट किया है, और मेक इन इंडिया की चमक भी हैदराबाद के अंदर बढ़ी है। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है। अब न केवल वर्क फ्रॉम होम, इसकी जगह वर्क फ्रॉम एनीवेयर के लिए रास्ता खुला है, और इसका सबसे बड़ा फायदा हैदराबाद के युवाओं को होने वाला है। जो आईटी प्रोफेशनल है उनको होने वाला है। ये मिनी भारत है। भारत भर के युवा यहां आते हैं, इनको वर्क फॉर होम की साथ साथ वर्क फ्रॉम एनीवेयर, ये योजना का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी एक शहर के युवाओं को होना है तो वो हैदराबाद को होना है। स्टार्टअप के लिए भी बहुत ध्यान दिया गया है। ढेर सारी प्रायोरिटी में डिटेल में जाना नहीं चाहता, मगर स्टार्टअप को मोदी जी ने खुद एक थ्रस्ट देकर एक नए उद्यमियों के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। इसका भी सबसे बड़ा फायदा हैदराबाद को होने वाला है। स्टार्टअप्स के लिए व्यापार में आसानी हो, इसके लिए एक नया बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम तैयार कर बहुत तेजी से इस पर आगे बढ़े हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर भारत ने ग्लोबल रैंकिंग में बहुत बड़ी जंप लगाई है, और इसके साथ साथ इनोवेशन इंडेक्स में भी हमारी रैंकिंग बहुत बेहतर हुई है। मित्रों, ये सबके कारण हैदराबाद जो मिनी भारत है, मिनी इंडिया है, इसके युवा प्रोफेशनल्स को बहुत, उनके लिए एक क्षितिज बहुत बड़ी खुली है और इसका फायदा हो रहा है। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे साथ हमारे प्रदेश का नेतृत्व बैठा है। मैं आपको, हैदराबाद की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने, ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। यहाँ किसी का अपीसमेंट नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होगा। इस प्रकार की नई कार्य संस्कृति का विकास हम यहाँ पर करेंगे। हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर जाना चाहते हैं।
चाहे ओवैसी साहब की पार्टी हो, चाहे टीआरएस की पार्टी हो, हमें तो बहुत सवाल करती हैं। मगर मैं पूछना चाहता हूं कि इतने बड़े तेलंगाना में आपके परिवार के अलावे आपको कोई नहीं मिलता है जी? आपके बाद आपका परिवार ही क्यों आता रहता है और किसी में टैलेंट ही नहीं है? हम डायनेस्टी से डेमोक्रेसी की ओर देश के लोकतंत्र को ले जाना चाहते हैं, हैदराबाद और तेलंगाना को ले जाना, भ्रष्टाचार से पारदर्शिता की ओर ले जाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार सारी सीमाएं लांघ गया। अपने अपने रहन सहन को देख लीजिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार का भ्रष्टाचार तेलंगाना की जनता ने सहन किया है। तुष्टीकरण से हम सम विकास की ओर जाना चाहते हैं। किसी का अपीसमेंट नहीं करेंगे, सबको बरोबर मौके मिलेंगे। और हैदराबाद की जनता का बहुत बड़ा हिस्सा जो अपमानित महसूस करता है अपने आप को, उनको हम भरोसा दिलाना चाहता है किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आपको दोयम दर्जे के नागरिक बताने की। इस प्रकार का सम विकास का हम वातावरण करेंगे। बाढ़ से डूबे शहर को बाढ़ मुक्त शहर बनाना चाहते हैं। और मैं एक सवाल फिर से श्रीमान चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्त समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। सार्वजनिक रूप से हैदराबाद की जनता के सामने अभी भी प्रचार में 1 घंटा बाकी कह दीजिए कि हाँ हमारा मजलिस के साथ समझौता है। क्यों हिम्मत नहीं है आपकी? इसका जवाब केसीआर और मजलिस दोनों ने होना चाहिए। और मित्रों, मैं मानता हूं कि आज सरदार पटेल के कारण ही ये हमारा तेलंगाना यहां से लेकर मराठावाड़ा तक और हैदराबाद भारत के साथ जुड़ा हुआ है। जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान में जाने की मुहिम चलाई थी, वो सभी संस्कृति से, ये निजाम संस्कृति से हम मुक्त कर एक विकसित शहर हैदराबाद को देना चाहते हैं। इसलिए मेरी हैदराबाद की जनता से करबद्ध निवेदन है कि एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम हैदराबाद को विश्व का आईटी हब बनने के लिए पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी करेंगे और मोदी जी का आशीर्वाद है ही है, तो हैदराबाद अपने आप आईटी हब बनेगा, इसको मुझे भरोसा है। मेरी बात समाप्त हुई। आप एक एक कर सवाल पूछ। भाग्यनगर वासुला दरकी ना नमस्कार करा लो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के इस ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इस चुनाव प्रचार में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं के साथ मिलकर के इस चुनाव में अपना योग्य मार्गदर्शन दे रहे राष्ट्रीय महामंत्री माननीय श्री भूपेंद्र यादव जी, प्रदेश के माननीय अध्यक्ष श्रीमान बंदी संजय कुमार जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती डीके अरुणा जी, माननीय विधायक श्रीमान टी राजा सिंह जी, माननीय सांसद श्री स्वयं बाबू राव जी, महाराष्ट्र से यहां पर पधारे माननीय विधायक श्री आशीष शेलार जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सेंडला लक्ष्मी नारायण जी, जी मनोहर रेड्डी जी,
प्रदेश महासचिव कुमारी बंगारू श्रुति जी, प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा श्याले भास्कर राज जी, डॉक्टर एस प्रकाश रेड्डी जी, श्रीमती जी उमा रानी जी, श्री बी पांडु यादव जी, एस सुरेंद्र रेड्डी जी, श्री उमा महेंद्र जी और भारी संख्या में यहाँ पर उपस्थित भाग्यनगर के भाग्य को बनाने वाले मेरे उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। जो उत्साह मैं आज सुबह से यहां पर देख रहा हूं, अभी मैं कुछ ही देर पहले एक बहुत बड़े रोड शो के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस महानगर पालिका के इस चुनाव प्रचार के दौरान जनता जनार्दन के द्वारा जो अपार उत्साह भारतीय जनता पार्टी के प्रति देखने को मिला है, मित्रों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि पिछले 6 वर्षों के दौरान यहां की जनभावनाओं की जो उपेक्षा यहां की सरकार ने की है, यहां के विकास को बाधित किया है, यहां भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, अराजकता को बढ़ावा दिया है, फैमिली एंड फ्रेंड की सरकार जो अराजकता का कारण बनी है, अभी अधिक दिनों तक यह हैदराबाद महानगर पालिका का यह चुनाव इसका जवाब देने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी शुचिता, पारदर्शिता और विकास की बुनियादी सुविधाओं के साथ आज इस चुनाव में आपके सामने आई है। सचमुच यह निजाम शाही की अंतिम विदाई की तैयारी यहां से प्रारंभ होती है और इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आपने पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सरकार की कार्य पद्धति को देखा है। पिछले 9 महीनों से पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है और पूरी दुनिया के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना मैनेजमेंट के लिए जितना बेहतरीन कार्य हुआ, दुनिया ने उसको सराहा है, WHO ने उसकी सराहना की है। चाहे वह उस दौरान गरीबों को फ्री में राशन देने का कार्य रहा हो, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत नौजवानों के लिए रोजगार का कार्य रहा हो, जनधन अकाउंटधारी महिलाओं के खातों में पैसा देने का कार्य हो, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा डीबीटी के माध्यम से देश के 12 करोड़ किसानों के अकाउंट में देने का हो, ईमानदारी के साथ सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर केंद्र की मोदी सरकार खरी उतरी है। भाइयों बहनों, अगर 12 करोड़ किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा जा सकता है, तो अभी हैदराबाद में बाढ़ आई थी, बाढ़ का ये पैसा केसीआर की सरकार डीबीटी के माध्यम से यहां के किसानों के खातों में, यहां के नागरिकों के पीड़ितों के खातों में देने में क्यों विफल हुई? कहीं ना कहीं यहां की सरकार की नीयत साफ नहीं थी और इसीलिए उसने वहां पे व्यापक भ्रष्टाचार को फैलाने का कार्य किया। मैं उत्तर प्रदेश से हूं, पिछले 3.5 वर्षों से प्रदेश में मुझे मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया। भाइयों बहनों, 3.5 वर्ष में हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 35 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध करवाए हैं। मैं पूछना चाहता हूं केसीआर से, वे 6 वर्षों से यहां मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कितने गरीबों को यहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है?
और आखिर यहाँ के गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलता है। आखिर तेलंगाना में इस सुविधा का लाभ यहाँ की सरकार क्यों नहीं दिला रही है, जबकि मोदी जी ने तो पूरे देश के अंदर योजना को लागू किया है। इसका मतलब यहाँ की सरकार का गरीबों को चिंता नहीं, किसानों की चिंता नहीं, नौजवानों की चिंता नहीं, उन्हें चिंता है अपने परिवार की और MIM की। उन्हें चिंता है अपने परिवार की और MIM की, यहां की जनता की चिंता नहीं है। और भाइयों बहनों, MIM की कार्य पद्धति किसी से छुपी भी नहीं। भूपेंद्र जी बिहार के चुनाव के प्रभारी थे भारतीय जनता पार्टी के, और बहुत भारी विजय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर अपने गठबंधन के साथ फिर से सरकार बनाई है। भूपेंद्र जी चुनाव के बाद आज यहां पर मेरी पहली मुलाकात हो रही, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। जितनी शानदार विजय बिहार के अंदर हुई, बिहार के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनी। MIM का एक विधायक बना, और जब शपथ लेने के लिए गया तो उसने कहा मैं हिंदुस्तान के नाम पे शपथ नहीं लूंगा। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में रहोगे, हिंदुस्तान का खाओगे, लेकिन हिंदुस्तान का गाओगे नहीं। ये कब तक चलेगा? कब तक हम चलने देंगे इस कार्य को? भाइयों बहनों, हमें सोचना होगा। भारत के अंदर कोई रहेगा तो भारत के संविधान के अनुसार उसको चलना भी पड़ेगा, और भारत के मानवाधिकारों का सम्मान भी करना पड़ेगा। 1946 से लेकर 1948 के बीच में आपके पूर्वजों का जो भारत गणराज्य के अंदर हैदराबाद की निजामशाही के खिलाफ आंदोलन था, यह आंदोलन इसी बात को लेकर के था कि हम एक संविधान के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी की उन संकल्पनाओं को पूरा करने के लिए आपके पूर्वजों का संकल्प 1948 में ही देखने को मिला था, जब उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में उस समय निजाम कुछ आनाकानी कर रहा था, और आनाकानी का जवाब सरदार पटेल ने एक महाअभियान चला करके भारत गणराज्य का हिस्सा बना करके कितना अत्याचार निजाम ने किया था यहां की महिलाओं पर, यहां के नागरिकों पर। इतने वर्ष बीत गए, 7 दशक बीत गए। पिछले 6 वर्षों से तेलंगाना में TRS की सरकार है, इन्होंने भी वायदा किया था कि यहां पर बलिदान होने वाले उन सभी नागरिकों का एक भव्य स्मारक बनाने का कार्य करेंगे, लेकिन MIM के दबाव में जो निजाम की भाषा बोलने का कार्य कर रहे हैं, वे वह स्मारक नहीं बनने देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है कहने के लिए कि हैदराबाद की निजामशाही को समाप्त करने के लिए उनके रजाकारों के अत्याचार के खिलाफ जो आंदोलन यहां पर हुआ था, उस आंदोलन में शहीद होने वाले भारत माता के उन सभी सपूतों का स्मारक यहां पर पूरे गर्व गौरव के साथ बनना चाहिए। ये कार्य यहां पर किया ही जाना चाहिए, और इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ने की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन आज यहां पर MIM के दबाव में TRS की सरकार कार्य नहीं करने देना चाहती, वे नहीं होने देना चाहती है। वे हर प्रकार से आपकी भावनाओं को दबाने का कार्य करना चाहते हैं। कार्य कैसे होता है आपने भी देखा होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने
2014 में शपथ लेते ही एक मंत्र दिया था देश को। उन्होंने कहा था मैं जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के लिए कोई घोषणा नहीं करूंगा। उन्होंने कहा था मेरा एक मंत्र होगा, वह होगा सबका साथ, सबका विकास। और सबका साथ और सबका विकास हुआ तो मोदी जी को फिर से सबका विश्वास भी मिला। 2019 में फिर से भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बने। पहले 5 साल गरीबों के कल्याण के लिए, अगले 5 साल राष्ट्र के उत्थान के लिए। आज पाकिस्तान भी तेरी नजरों से भारत को देख नहीं सकता। याद करिए, वह भी दिन थे जब मुंबई में आतंकी हमला होता था, भारत सरकार चुप हो जाती थी। और आज पुलवामा में थोड़ा दुस्साहस किया, पाकिस्तान के अंदर घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करने का कार्य भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। एक समय था जब कश्मीर में बिना परमिट के नहीं जा सकते थे। आज अगर हैदराबाद का नौजवान भी चाहेगा तो श्रीनगर के अंदर मकान और जमीन खरीद करके रह सकता है। यह अधिकार किसी ने दिलाया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने आपको दिलाया है। अभिनंदन करना चाहिए इन दोनों महापुरुषों का, जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार किया है। भाइयों बहनों, यह है एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना। मोदी जी के लिए पूरा भारत एक है, पूरा भारत उनका परिवार है। और केसीआर के लिए अपना परिवार ही तेलंगाना हो गया है। यही अंतर है। एमआईएम के लिए तो 2 भाई के अलावा तीसरा कोई है ही नहीं, और किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते। हमेशा उल्टा ही बोलेंगे। भाइयों बहनों, ट्रिपल तलाक की कुप्रथा को मोदी जी ने समाप्त कर दिया हमेशा के लिए। 3 तलाक के नाम पर आधी आबादी पर अब कोई अत्याचार नहीं कर पाएगा, और करेगा तो जेलें उसका इंतजार करेंगे। और मैं सचमुच जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर के कार्य का शुभारंभ किया, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि यहां से भी आप लोगों को भी आमंत्रित कराऊं, लेकिन कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखना था। भाइयों बहनों, कोविड-19 के प्रोटोकॉल को ध्यान में रख करके कार्य भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य को आगे बढ़ा दिया गया। 492 वर्ष के इतिहास में जो कार्य कभी नहीं हो पाया, आज मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य आगे बढ़ चुका है। आने वाले 3-4 वर्षों में जब भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण होगा, आप में से एक एक व्यक्ति अयोध्या में सादर आमंत्रित होगा भगवान राम के रामलला के दर्शन करने के लिए। यह आनंद आप सबको भी प्राप्त होगा। यह है राष्ट्र गौरव, यह है आत्म गौरव का भाव। और राम मंदिर बनने का मतलब राम राज्य की उस अवधारणा को जो सबका साथ, सबके विकास के साथ हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मैं यही पूछने के लिए आया हूं, अगर 12 करोड़ किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा जा सकता है, तो हैदराबाद के बाढ़ पीड़ितों के खाते में केसीआर की सरकार ने पैसा सीधे उनके अकाउंट में क्यों नहीं भेजा? टीआरएस के कार्यकर्ताओं को लूट करने की छूट क्यों दे दी गई? ये चीजें बताती हैं सरकार की नीयत साफ नहीं थी। आज आप देख रहे होंगे
कोविड मैनेजमेंट में प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरी दुनिया ने सराहना की। लोग दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष पूछते रहे, इतनी बड़ी आबादी को मोदी जी आपने कैसे बचा दिया। 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज, 1,76,000 करोड़ रुपए का देश के अंदर गरीब कल्याण पैकेज, और अब टीकाकरण की भी बात आ चुकी है। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं हैदराबाद में आकर के उस लैब का भी निरीक्षण करने के लिए गए हैं। सुबह सुबह जब तमाम नेता सो रहे थे, तब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे की यात्रा करके देश के अंदर अपने देश के 135 करोड़ जनता की जान को बचाने के लिए वैक्सीन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए दौरा कर रहे हैं। यह है राष्ट्र प्रेम का ये भाव। और हैदराबाद में रहने के बावजूद केसीआर कभी भी नहीं गए होंगे उस लैब में, कभी नहीं गए होंगे। गए हैं क्या? गए हैं। ये बातें इस बात को साबित करती हैं उनके मन में जनता के लिए कोई जगह नहीं है। वे जानना ही नहीं चाहते। उन्हें एमआईएम से ही फुर्सत नहीं और परिवार से ही फुर्सत नहीं। उनके लिए फैमिली और फ्रेंड के अलावा कोई तीसरा है ही नहीं। मैं देख रहा था पूरी जगह पोस्टर में पिता पुत्र का चित्र लगा है, और अराजकता फैलानी हो तो फ्रेंड के रूप में एमआईएम जैसे नमूने जो मिल गए हैं। भाइयों बहनों, तेलंगाना के लिए बहुत बड़ा कार्य इस महानगर पालिका चुनाव के माध्यम से एक संदेश आप सबको देना है। हम लूट की छूट नहीं देंगे, ये मैसेज होना चाहिए। लूट की छूट नहीं मिलनी चाहिए लोकतंत्र में किसी को भी। और जनता जनार्दन है। एमआईएम और टीआरएस की गठबंधन का कोई भी यहां पे महानगर पालिका बनती है तो लूट की खुली छूट उनको होगी। जनता बुनियादी सुविधाओं से वंचित होगी। व्यापक अराजकता का और लूट खसोट का जो दौर उन्होंने पिछले 6 वर्षों के अंदर किया है, यही देखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी है आपसे कहने के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जब भाजपा नहीं थी, तब राम की जन्मभूमि के जिले को लोग फैजाबाद से पहचानते थे। हम लोग आए, हमने अयोध्या नाम कर दिया। अगर फैजाबाद अयोध्या हो सकता है, भाइयों बहनों, अगर इलाहाबाद प्रयागराज हो सकता है, तो हैदराबाद भी भाग्यनगर फिर से बन सकता है। और उसी भाग्यनगर के भाग्य को बनाने के लिए चुनाव है। और भाइयों बहनों, इसी दिशा में अभियान आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो उत्साह है, जिस तेजी के साथ आप सबने इस कार्य को आगे बढ़ाया है, मैं सुबह से देख रहा हूं, लाखों की संख्या में नौजवानों की, माताओं की, बहनों की, समाज के प्रत्येक तबके का व्यापक समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो रहा है। और इसलिए प्राप्त हो रहा है, सबको मालूम है कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। और हम लोग हैदराबाद महानगर पालिका के चुनाव के माध्यम से ये संदेश एक बार फिर से देश और दुनिया के अंदर देने का कार्य करेंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम एक अभियान के साथ, और इसीलिए मैं स्वयं भी आज यहाँ की कमेटी से, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जी से स्वयं अनुरोध करके आया हूं कि अगर वहां पर मैं भी कुछ योगदान कर सकूं तो मैं भी विशेष रूप से आपके बीच यहां पर आया हूं, आप सबसे अपील करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों को
भारी बहुमत से विजयी बना करके हैदराबाद के भाग्य को बदलने के लिए, भाग्यनगर का मतलब जो समृद्धि का प्रतीक हो, समृद्धि व्यक्ति के जीवन में, उसके पारिवारिक जीवन में, उसके सार्वजनिक जीवन में और बुनियादी सुविधाओं के माध्यम से विकास की योजनाओं को हर जन तक बिना भेदभाव के पहुंचाने का अभियान, उस अभियान के साथ आप सबको जोड़ने के लिए आज मैं यहां पर आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। आप सभी भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से अपने समर्थन और सहयोग दें, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन दें। यही अपील करने के लिए आपके बीच में मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। आप सबसे मेरी विनती होगी, जो समर्थन और सहयोग और जो उत्साह आपने दिखाया है, ये हम सब के लिए और इस ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के माध्यम से यहां के भाग्य को बदलने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। यही अपील करते हुए मैं वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद योगी जी। भाइयों, आज हमारे अतिथि जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज, आपकी आवाज।